हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चलिए अब हम यहाँ पर दूसरा सेशन स्टार्ट कर लेंगे प्री एग्ज़ाम डिस्कशन का, जिसमें EMI, AC और जियो मैग्नेटिज्म है। Okay, this question reads like two inductors L1 and L2 are connected in parallel and a time varying current flows as shown. The ratio of current I1 by I2 at any time t is. So हमारे पास दो इंडक्टर्स हैं L1 और L2 जिनके थ्रू वैरिंग करंट फ्लो कर रही है। You can see they are connected in parallel. कनेक्टेड इन पैरेलल का मतलब होगा दोनों में वोल्टेज जो होगा वो सेम होगा। इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो दोनों का इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो सेम है, दोनों का इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो हमें पता है कि इज एल डी आई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड माइनस साइन के बगैर, अदरवाइज माइनस साइन भी है, दैट हैज टू डू विद डायरेक्शन। सो दोनों का सेम है, तो इसका मतलब होगा L1 di1 by dt is equal to L2 di2 by dt. L1 di1 by dt is equal to L2 di2 by dt. 1 में करंट I1 है, 2 में करंट I2 है. So this implies dt goes. So L1 di1 is equal to L2 di2. अब इंटीग्रेट कर लें दोनों को, ओके इंटीग्रेट कर लें। L1 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ di1 इज जस्ट I1, dx की इंटीग्रेशन x I1 इज इक्वल, दूसरे का बन जाएगा L2 I2। तो हमें करंट्स का रेशियो निकालना है। सो दिस इंप्लाइज I1 डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल टू L2 डिवाइडेड बाय L1। सो L2 डिवाइडेड बाय L1 इस केस में ऑप्शन 2 है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। In an oscillating LC circuit, the maximum charge in the capacitor is Q. The charge on the capacitor when the energy is stored equally between the electric and magnetic field is. So हमारे पास LC oscillations हैं. So ये हमारे पास capacitor हैं, यहाँ पर inductor हैं. Initially capacitor जो है वो fully charged हैं, यहाँ से negative. कैपेसिटर फुली चार्जड है, जिसकी चार्ज जो है वो कैपिटल क्यू के बराबर होगी। सारी एनर्जी जो है वो कैपेसिटर में है, ओके सारी एनर्जी जो है वो कैपेसिटर में है। मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्यू। सो मैक्सिमम चार्ज का मतलब होगा मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी का मतलब है सिंपली सारी एनर्जी। सो सारी एनर्जी जो है वो कैपेसिटर में है, सारी एनर्जी जो है वो कैपेसिटर में है। तो टोटल एनर्जी जो इस टाइम सारी कैपेसिटर में है, उसके लिए हमें पता है Q² डिवाइडेड बाई 2C है, Q² डिवाइडेड बाई 2C। अब जाके हमें कहना है कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या होगी व्हेन एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपेसिटर और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब होगा कैपेसिटर में अब चार्ज हाफ होगी और इंडक्टर में हाफ होगी। कैपेसिटर में एनर्जी जो है वो अब हाफ है, और उस टाइम लेट्स सपोज चार्ज जो अब है वो लिटिल q के बराबर है। तो एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर जो होगी दैट विल बी स्मॉल Q² डिवाइडेड बाई 2C। और क्वेश्चन हमें वहीं से कह रहा है कि दिस इज हाफ यहां पर है, हाफ यहां पर है। सो दिस इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल E डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इंप्लाइज Q² डिवाइडेड बाई 2C इज इक्वल हाफ ऑफ E जो है वो हमें पता है कैपिटल Q² डिवाइडेड बाई 2C। 2C गोज, स्क्वायर रूट ले लें तो Q इज इक्वल टू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, कैपिटल Q डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। सो कैपिटल Q डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। फाइन, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। In an AC circuit, a resistance R is connected in series with an inductor L. So resistance R और inductor L connected in series, कोई कैपेसिटर नहीं है। If the phase difference between the voltage and the current is pi by 4, the value of inductive reactance is XR. Find the value of X. Find the value of X. So हमें क्या क्या दिया गया है? रेजिस्टेंस जो है वो R के बराबर है, इंडक्टेंस जो है वो L के बराबर है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो XR के बराबर है। So we have रेजिस्टेंस R और इंडक्टर L, इसके रेजिस्टेंस R, इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो XR के बराबर है, XR के बराबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ X, किसके लिए फाइंड? फेज डिफरेंस जो है वो पाई बाय 4 के बराबर है। सो ये हमारे पास सर्किट है R और XL का वैल्यू दिया हुआ है।
फेज डिफरेंस फाई का वैल्यू भी दिया हुआ है, दैट इज पाई डिवाइडेड बाय 4. ओके, दैट इज पाई डिवाइडेड बाय 4. तो हमें क्या बताना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. नाउ इंपिडेंस ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं. ये आर, ये एक्सएल. अब एक्सी तो है नहीं, तो सिर्फ एक्सएल, और यहां पर z इज इक्वल अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा. और ये एंगल जो है वो फाई के बराबर है, विच इज गिवन पाई डिवाइडेड बाय 4. पाई डिवाइडेड बाय 4. सो कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू आर बेस डिवाइड बाय आर बाय जी. तो ये है अंडर रूट ऑफ, यहां पर आर स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये अब कॉस ऑफ 45 जो है, cos of pi by 4 जो है 180 divided by 4, 180 divided by 4, that is 45. cos of 45 is 1 divided by root 2 is equal, इस r को बाहर लाते हैं रूट से, तो इसका स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल आउट, तो ऊपर वाले इसके साथ कैंसिल आउट होगा. 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, सो दिस इंप्लाइज इन रेसिप्रोकल ले लें और स्क्वायरिंग ले लें. यहां से रेसिप्रोकल रूट 2 स्क्वायर करके 2, यहां पर रेसिप्रोकल अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल आउट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर. स्क्वायरिंग एंड रेसिप्रोकल दोनों चीजें साइमल्टेनियसली मैं कर रहा हूं. 1 को यहां लाते हैं, 2 माइनस 1 इज 1, 1 इज इक्वल एक्स स्क्वायर. दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1. सो एक्स जो है वो 1 के बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है. चलिए, लेट्स मूव ऑन. फॉर इंडक्टिव डोमिनेंट एलसीआर सर्किट, इंडक्टिव डोमिनेंट एलसीआर सर्किट, तो एक्सएल जो होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन एक्ससी. एक्सएल जो होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन एक्ससी. और इंडक्टर के केस में करंट लैग्स बिहाइंड. सो जो डोमिनेंटली इंडक्टिव सर्किट होगा उसमें करंट विल बी लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज, करंट विल बी लैगिंग बिहाइंड ईएमएफ. कितना, वो फिर डिपेंड करेगा इनके वैल्यूज कितना है, लेकिन लैगिंग बिहाइंड. करंट फेजर लीड्स द वोल्टेज, नहीं, वो तो मोर कैपेसिटिव सर्किट में होता है. करंट फेजर लैग्स बिहाइंड वोल्टेज, करंट फेजर लैग्स बिहाइंड वोल्टेज. सो ऑप्शन 2, ऑप्शन 2. An alternating EMF of angular frequency omega is applied across an inductance. The instantaneous power developed in the circuit has an angular frequency of, has an angular frequency of. So E अगर है E0 sin of omega t, तो I है I0 sin of omega t minus pi by 2. इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट में करंट lags behind by a phase of pi by 2. So this is equal, अब sin of omega t minus pi by 2, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, I0 माइनस बाहर sin of pi by 2 minus omega t. Remember, sin is an odd function. Sin of minus theta is equal to minus sin theta. Sin of minus theta is equal to minus sin. वही मैं यहां पर करूं. Now sin of pi by 2 minus theta is cos theta. So minus I0 cos of omega t. अब माइनस साइन को भूल जाए फॉर ए वाइल, तो पावर जो है दैट इज इक्वल टू ई इंटू आई. ओके, ई इंटू आई. तो E0 I0 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी. E0 I0 डिवाइडेड बाई 2, यहां पर ट्वाइस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी. सो यहां पर this implies power is equal to E0 I0 divided by 2. Now twice sin theta cos theta, that is sin 2 theta, sin 2 theta twice omega t. अब नोट करें एंगल के अंदर t का जो कोफिशिएंट है दैट इज ट्वाइस ओमेगा, ट्वाइस ओमेगा. दैट मींस पावर की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज डबल द फ्रीक्वेंसी, ट्वाइस ओमेगा. करंट और ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा है तो पावर की फ्रीक्वेंसी जो है वो ट्वाइस ओमेगा के बराबर है. तो ट्वाइस ओमेगा पावर की फ्रीक्वेंसी है. वैसे ये बात मेरे ख्याल से आपको ऐसे भी पता होनी चाहिए एज जनरल नॉलेज थिंग. The voltage across the pure inductor is represented by the following graph. Voltage inductor है, remember current lags behind by pi by 2. Which of the following diagrams will represent the current? Okay, phasor diagram में draw कर लेता हूं.
फेजर डायग्राम मैं वोल्टेज फेजर में ड्रॉ कर लूंगा। अब नोट करें एट t इक्वल 0 वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम पॉजिटिव है, तो दैट वुड मीन y कंपोनेंट जो होगा फेजर का दैट मस्ट बी मैक्सिमम पॉजिटिव, तो वोल्टेज फेजर जो है दैट मस्ट बी हियर अलोंग y एक्सिस, तभी जाके इसका y कंपोनेंट मैक्सिमम पॉजिटिव होगा। तो वो हमें यहां से पता चल रहा है। सो दिस इज आई एम ड्रॉइंग दिस एट t इक्वल 0। अब अगर वोल्टेज फेजर वहां पर है तो करंट फेजर जो होगा वो कहां पर होगा? रिमेंबर इंडक्टर है तो करंट हैज टू बी बिहाइंड वोल्टेज बाय π/2, करंट लैग इज बिहाइंड बाय π/2, π/2 से लैग बिहाइंड कर लेगा तो यहां पर होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए I0। अब लेंथ डिफरेंट होंगी ऑब्वियसली, लेकिन मैं यहां पर सिर्फ मुझे गर्ज है कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अब इसका y कंपोनेंट जो है वो देख लें, y कंपोनेंट जो है इसका वो 0 के बराबर है। दैट मींस एट t इक्वल 0 करंट मस्ट बी 0, एट t इक्वल 0 करंट मस्ट बी 0। सो अगर वोल्टेज पॉजिटिव मैक्सिमम है, करंट जो है वो 0 के बराबर होनी चाहिए। तो ये तो पहले ही रिजेक्ट हो गया क्योंकि करंट जो है पॉजिटिव मैक्सिमम दिखाया गया है, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, करंट नेगेटिव मैक्सिमम दिखाया गया है। इन दो में से अब आपको चूज करना है, इन दो में से। यहां पर भी करंट इज 0 एट t इक्वल 0, यहां पर भी करंट इज 0 एट t इक्वल 0। फर्क क्या है? यहां पर इंक्रीज हो रहा है लेकिन ऑन नेगेटिव साइड, यहां पर इंक्रीज हो रहा है लेकिन ऑन पॉजिटिव साइड। तो वो जरा देख लेते हैं। ये फेजर जब घूमेंगे तो वोल्टेज वाला फेजर जो है दैट विल एंटर इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसका y कंपोनेंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, y कंपोनेंट विल डिक्रीज ऑन द पॉजिटिव साइड। जब फेजर यहां पर आएगा तो y कंपोनेंट जो है वो यहां तक ही होगा, अभी तक यहां पर था अब यहां पर है, तो डिक्रीज हुआ, y कंपोनेंट डिक्रीज हुआ, दैट मींस वोल्टेज डिक्रीज हो गई। तो वोल्टेज यहां पर आप देख सकते हैं कि डिक्रीज हो रही है, ओके, डिक्रीज हो रही है। मे बी दैट वाइट वॉज नॉट विजिबल। यहां पर जब ग्राफ है तो ये वोल्टेज है, यहां पर जब ग्राफ है तो ये वोल्टेज है, यहां पर जब ग्राफ है तो ये, सो वोल्टेज इज डिक्रीजिंग ऑन द पॉजिटिव साइड। सो वो तो यहां से हमें पता चल रहा है। लेकिन जब वोल्टेज फेजर सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर कर लेगा तो करंट फेजर जो है दैट विल एंटर इनटू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, वो अब यहां पर होगा कहीं, that will enter into the first quadrant, और वहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में y कंपोनेंट जो है वो पॉजिटिव साइड से इंक्रीज होगा। दैट मींस करंट विल इंक्रीज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, यहां पर नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। सो दिस मस्ट बी द वन, दिस मस्ट, यहां पर करंट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन से इंक्रीज हो रही है। सो हमने क्या किया, यहां से हमने वोल्टेज वाली इंफॉर्मेशन ली एट t इक्वल 0, तो फेजर डायग्राम ड्रॉ की। फेजर डायग्राम में हमें पता चला कि करंट फेजर कहां पर होगा, लैग्स बिहाइंड बाय π/2। करंट वाली फेजर डायग्राम से हमें पता चला कि एट t इक्वल 0 उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, वो 0 आ गया, y कंपोनेंट 0 के बराबर। फिर फेजर डायग्राम से ही हमें पता चला कि 0 के बाद अब वो इंक्रीज होगा पॉजिटिव साइड से कि नेगेटिव साइड से, वो भी हमें फेजर डायग्राम से ही पता चला, पॉजिटिव साइड से इंक्रीज हो रहा। सो दिस इज द वन, दिस इज द वन। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। A step-up transformer operates on a 230 volt line and supplies a load of 2 ampere and supplies a load current of 2 amperes. The ratio of primary and secondary winding is 1:25. Primary पहले mentioned है तो NP divided by NS जो है that's equal to 1 divided by 25. 1 divided by 25. The current in the primary is, सेकेंडरी वाली करंट दी गई है, जो लोड को आप दे रहे हैं वो 2 एम्पियर के बराबर है। हमें बताना है कि प्राइमरी की करंट जो है वो क्या होगी। प्राइमरी की करंट और सेकेंडरी की करंट के बीच में रिलेशन आपको पता होना चाहिए। IP divided by IS, current in the primary divided by current in the secondary, is equal to NS divided by NP. NS divided by NP, उल्टा है, इनवर्स रिलेशन है। So this implies IP is equal to NS by NP, उल्टा करके 25 बन जाएगा, into IS को ऊपर ले ले वो 2 है, so 25 into 2 is 50 amps. So इनपुट करंट जो है वो 50 amps के बराबर है, इनपुट करंट जो है वो 50 amps के बराबर है। Okay, the circuit shown in the figure neglecting source resistance, okay, source की कोई resistance नहीं है। The voltmeter and ammeter reading will be, voltmeter and ammeter reading will be, voltmeter यहां पर है, ammeter यहां पर है, ये जो है AC सोर्स है 240 वोल्ट के बराबर, 50 हर्ट्ज के बराबर।
नोट कर ले डायग्राम में वैल्यूज दिए गए हैं। अब मुझे नहीं पता है ये विजिबल होगा कि नहीं, बिकॉज दिस इज आई गेस टू ब्राइट। ओके, लेट मी रीड राइट हियर। हमारे पास रेजिस्टेंस है, कहां गया, हमारे पास रेजिस्टेंस है R इक्वल 30 ओम्स, R इक्वल 30 ओम्स। देन हमारे पास इंडक्टर है, उसके बाद कैपेसिटर है, और फिर जाके यहां पर सप्लाई है, यहां पर एमीटर है, ये लगा हुआ है। XL हमें कहा गया है 25 ओम्स के बराबर है, और XC भी कहा गया है 25 ओम्स के बराबर है। यहां पर वोल्ट मीटर लगा हुआ है, यहां पर वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ओके, सो नाउ नोट कर लें XL और XC बराबर है, दैट मीन्स रेजोनेंस है, दैट मीन्स रेजोनेंस है। रेजोनेंस के टाइम इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वही वोल्टेज होगी अक्रॉस द कैपेसिटर, लेकिन आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज, सो दे विल कैंसल आउट। तो नेट वोल्टेज यहां से यहां तक जो होगी वो जीरो के बराबर होगी। तो वोल्ट मीटर रीडिंग जो होगी वो जीरो होगी, वोल्ट मीटर रीडिंग जो होगी वो जीरो होगी। फिर एमीटर रीडिंग, वो करंट हमें देखना है। करंट एट रेजोनेंस इज सिंपली इक्वल E डिवाइडेड बाय R। जनरली होता है E डिवाइडेड बाय Z, लेकिन रेजोनेंस के टाइम E डिवाइडेड बाय R। ये दो आपस का इफेक्ट कैंसिल आउट कर रहे हैं। XC माइनस XL इज जीरो। सो E जो है वो दिया हुआ है वो 240 वोल्ट्स है और 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। 240 डिवाइडेड बाय R जो है वो 30 के बराबर है, तो 0 एंड 0 कैंसल्स आउट। 3 into 8, 3 into 8 is 24. So 8 amperes. Voltmeter reading 0, ammeter reading 8. Voltmeter reading 0, ammeter reading 8. Fine? चलिए, so let's move on to the next one. Okay, so a current of 1 ampere flows through a coil of inductance 200 millihenry. Current 1 ampere के बराबर है and is increasing at a rate of 0.5 ampere per second. The energy stored in the inductor per second is, ये तो मेरे ख्याल से पहले आ गया। ओके, लेट्स सी, शायद ऐसा क्वेश्चन एक और भी आया था। करंट दी हुई है 1 एम्पियर के बराबर, इंडक्टेंस दी हुई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी दी हुई है, एनर्जी स्टोर्ड per second, so energy per second is power in case of inductor is LI by dt. I'm sure ये इससे पहले जो सेशन था उसमें शायद ऐसा क्वेश्चन एक आया था, पता नहीं, शायद पूरा रिपीट ही हो रहा है। तो L is equal to L दिया हुआ है 200 मिली हेनरी है, so 200 into 10 to the power minus 3 into I is 1 एम्पियर, तो 1 पहले एसआई सिस्टम में, डी आई बाई डी टी इज 0.5 एम्पियर पर सेकेंड एसआई सिस्टम में, 0.5 का मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2। आई एम श्योर शायद यही क्वेश्चन था। 2 into 100 ये बन जाएगा 10 to the power minus 1 विच मीन्स 1 by 10 विच इज 0.1 जूल पर सेकेंड या वॉट। 0.1। Let's move on to the next one. An AC circuit resonates at a frequency of 10 kilohertz. So ये resonant frequency है F naught. If its frequency is increased to 11 kilohertz, if its frequency is increased to 11 hertz, then what will happen? Okay, then what will happen? वो हमें देखना है। Okay. फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज कर रहे हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा बना रहे हैं। रिमेंबर, करंट एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ है दैट इज समथिंग लाइक दिस। यहां पर रेजोनेंस ओमेगा 0 ग्रेटर देन ओमेगा 0 इज इंडक्टिव। यहां से होता है XL ग्रेटर देन XC और यहां से होता है XC ग्रेटर देन XL। यहां से है जब फ्रीक्वेंसी होगी ग्रेटर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सर्किट इज मोर इंडक्टिव, XL ज्यादा होगा। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा बनाया गया है, 11 है, ज्यादा बनाया गया है, तो सर्किट जो है वो मोर इंडक्टिव होगा। इंपिडेंस विल इंक्रीज, यस दैट विल इंक्रीज, क्योंकि रेजोनेंस के टाइम इंपिडेंस मिनिमम होती है। एट रेजोनेंस
एट रेजोनेंस इंपिडेंस जी इज जस्ट आर, तो बाकी पॉइंट्स पे ज्यादा होती हैं। जनरली क्या होती हैं, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल स्क्वायर। रेजोनेंस के टाइम ये दो बराबर होती हैं तो मिनिमम बन जाता है, बाकी फ्रीक्वेंसीज पे ये दो बराबर नहीं होंगे तो रेजोनेंस इंपिडेंस जो है वो बढ़ जाएगी। सो इंपिडेंस विल इंक्रीज एंड बिकम्स इंडक्टिव, सो सर्किट बिकम्स मोर इंडक्टिव। Impedance will remain unchanged, nahi, impedance will increase by 1.1, not exactly because equation is more complicated than that. Impedance will increase and become capacitive, nahi, it becomes inductive. चलिए अब next, okay, a conducting rod of length L is hinged at point O. It is free to rotate in a vertical plane. There exists a uniform magnetic field B in the horizontal direction. The rod is released from the position shown. The potential difference between two ends of the rod is proportional to. Okay, rotating rod है. रोटेटिंग रॉड में आई एम श्योर आपको पता होना चाहिए कि EMF इंड्यूस्ड जो है वो होता है 1/2 BR² ओमेगा। R is the length of the rod, okay, R is the length of the rod, जो यहां पर L के बराबर है 1/2 BL² ओमेगा। अब यहां पर ऑप्शंस में इन टर्म्स ऑफ थीटा हमें बात करनी है। थीटा इज दिस एंगल, ये जो यहां पर बन रहा है, तो ओमेगा को हमें पुट करना इन टर्म्स ऑफ थीटा, फिर हम देखेंगे कि क्या होगा। ओके, ये रॉड जब यहां पर आ रही है, लेट्स सपोज इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा के बराबर है यहां पर पहुंच के, और रोटेट कितना हुआ है थ्रू एन एंगल ऑफ थीटा। वर्टिकल पोजीशन में रॉड को ले लें, या वो जरूरी नहीं है, यहां पर मिड पॉइंट ले लें। मिड पॉइंट में इसलिए ले रहा हूं सेंटर ऑफ मास, यहां से लेके यहां तक जो लेंथ होगी दैट विल बी L डिवाइडेड बाई 2, ओके, दैट इज L डिवाइडेड बाई 2। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है यहां से लेके यहां तक, ये दैट विल बी L डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ है तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इन टर्म्स ऑफ साइन, सो इसका वर्टिकल कंपोनेंट इज L/2 साइन ऑफ थीटा। तो सेंटर ऑफ मास पहले यहां पर था इस लेवल पे, अब सेंटर ऑफ मास इस लेवल पे आ गया है, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो नीचे आ गया है थ्रू हाइट ऑफ L/2 इंटू साइन ऑफ थीटा। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई होगी बाय एन अमाउंट ऑफ mgh, ओके, डिक्रीज हुई होगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई होगी बाय द सेम अमाउंट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहां पर आके काइनेटिक एनर्जी जो होगी दैट विल बी लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज mgh, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मॉडुलस। इनिशियल तो 0 है तो इसलिए यहां पर सीधे ही के। अब काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल है तो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू m, जो है m ही है, मास ऑफ द रॉड इज m, लिखा है कहीं, सो लेट्स कीप इट m mg, h जो है दैट इज L/2 साइन ऑफ थीटा। अब रॉड जो है वो रोटेट कर रही है अबाउट इट्स वन एंड, यहां पर रोटेट कर रही है, तो एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आपको पता होना चाहिए, काफी फेमस है रॉड के लिए 2 एक्सिस का फेमस है, एक तो एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, दूसरा एक्सिस पासिंग थ्रू द एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml²/12, थ्रू द एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज ml²/3, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा दैट इज ml²/3, सो 1/2 ml² डिवाइडेड बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mgl/2 इंटू साइन ऑफ थीटा। m कैंसल आउट होगा, दैट इज वाई मास इज नॉट गिवन, क्योंकि कैंसल आउट हो रहा है। L1 कैंसल आउट हो जाएगा, सो हमें चाहिए ओमेगा, सो ओमेगा स्क्वायर, यहां पर मैं लिखूंगा
ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2O2 बी कैंसिल आउट होगा, 3 ऊपर 3G साइन थीटा, 3G साइन थीटा, फिर जाके यहां पर L बच गया, उसे नीचे लेते हैं, डिवाइडेड बाय L, डिवाइडेड बाय L। तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3G साइन थीटा डिवाइडेड बाय L, 3G साइन थीटा डिवाइड। अब यहां पर ओमेगा यूज कर लें तो ये बन जाएगा 1/2 B L स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ 3G साइन थीटा डिवाइडेड बाय L। मैं रूट ऊपर और नीचे अलग अलग दूंगा, तो ऊपर अंडर रूट ऑफ 3G साइन थीटा, नीचे अंडर रूट L विच इज L टू द पावर 1/2, L टू द पावर 1/2। तो किसके बराबर आ जाएगा? So this implies EMF induced is equal to 1/2B, 1/2B, L2 ये ऊपर आएगा तो माइनस बन जाएगा, -1/2, 2 -1/2, ओके, 2 -1/2, 2 -1/2 is 4 - 3/2, तो L टू द पावर 3/2, और यहां पर अंडर रूट ऑफ 3G साइन को भी मैं ऐसे लिखूंगा, साइन थीटा पावर 1/2, उसका भी रूट है तो मैं पावर 1/2 लिख रहा हूं। अब प्रोपोर्शनैलिटी आपको देखनी है, ओके, प्रोपोर्शनैलिटी। सो यू कैन सी E इज प्रोपोर्शनल टू L टू द पावर 3/2 और प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा पावर 1/2, साइन थीटा पावर 1/2। बाकी सब जो है वो कांस्टेंट है, तो L पावर 3/2 और साइन थीटा पावर 1/2, साइन थीटा पावर 1/2। सो ये फॉर्मूला आपको पता है, फिर जाके ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करके आप ओमेगा निकाल सकते हैं। डोंट फॉरगेट अबाउट आई, डोंट फॉरगेट अबाउट आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ रोटेशनल मोशन में आई यूज नहीं होता है, बाकी चैप्टर्स में भी होता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Forward frequency point, the circuit is inductive, A, B, C, all points. ओके, सो हमें ग्राफ दिया हुआ है, वहां पर कुछ पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं, A, B, C। हमें कहना है कि किस पॉइंट पे सर्किट जो है दैट इज मोर इंडक्टिव। पॉइंट ए, पॉइंट बी को पहले देखें। पॉइंट बी यहां पर देखें कि XC ये करो है XC के लिए और ये करो है XL के लिए, XC और XL के वैल्यू सेम है, तो पॉइंट बी जो है वो रेजोनेंस वाला पॉइंट है, पॉइंट बी जो है वो रेजोनेंस वाला पॉइंट है, ओके, रेजोनेंस वाला पॉइंट। अब ए को देख लें, ए पे कौन ज्यादा है? ए को अगर आप देखेंगे, ए से ये कंटिन्यू कर लेंगे तो यहां पर XC है और यहां पर XL, ये रहा XL। क्लियरली यू कैन सी XC जो है दैट इज ग्रेटर देन XL, XC जो है दैट इज ग्रेटर देन XL। ये पॉइंट ए के लिए XC इज ग्रेटर देन XL, तो इट्स सर्किट इज मोर कैपेसिटिव एट पॉइंट ए, मोर कैपेसिटिव। पॉइंट बी पे इट्स इन रेजोनेंस। पॉइंट सी का जरा देख लें, पॉइंट सी का देख लें। पॉइंट सी पे ये तो ऊपर कहीं जाके मिल रहा है, तो XC विल बी समवेयर हियर, और XC तो यहां पर है, XC इज समवेयर हियर, तो XL जो है दैट इज ग्रेटर देन XC। XL काफी ऊपर है, कहीं काफी ऊपर, और XC वाला यहां पर है, यहां पर है, तो XL इज ग्रेटर देन XC। तो यहां पर पॉइंट ए पे सर्किट इज मोर कैपेसिटिव, पॉइंट बी पे सर्किट इज इन रेजोनेंस, और पॉइंट सी पे सर्किट इज मोर इंडक्टिव, सर्किट इज मोर इंडक्टिव। हमें क्या कहना है? मोर इंडक्टिव जो है, सर्किट इज इंडक्टिव, वो हमें बताना है, वो पॉइंट सी है, पॉइंट सी, ऑप्शन 3। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। Magnetic susceptibility of the following is, magnetic susceptibility chi या chi m से represent करते हैं। For diamagnetic substances it's slightly negative, for paramagnetic substances it's slightly positive, और for ferromagnet is huge। तो जरा देखते हैं। नेगेटिव फॉर डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस तो पहला ही है, पॉजिटिव फॉर डायमैग्नेटिक नहीं, नेगेटिव फॉर डायमैग्नेटिक, जीरो फॉर पैरामैग्नेटिक नहीं, जीरो नहीं, पॉजिटिव होता है, स्लाइटली पॉजिटिव दो एट रूम टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, क्यूरीज लॉ वो अलग बात है। जीरो फॉर पैराम नहीं, सो दिस इज द ओनली ऑप्शन, पॉइंट ए, ऑप्शन 1। At a certain place, the horizontal component of Earth's magnetic field is 0.3 under root 3 times the vertical component.
So horizontal component BH is equal to under root 3 times the vertical component BV. What the angle of dip at that place? Okay, what is the angle of dip at that place? Angle of dip हमें बताना है किसके बराबर होगा. So if this is horizontal surface, magnetic field जो है वो इस डायरेक्शन में है, डिप जो है वो थीटा के बराबर, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है दैट विल बी बी कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है दैट विल बी बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, कॉस थीटा, बी कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा. तो हमें थीटा इज द डिप. ओके, थीटा इज द डिप. तो ये इक्वेशन हमें दी गई है. अब बी एच जो है दैट इज बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा इज इक्वल अंडर रूट 3. बी वी जो है दैट इज बी साइन थीटा. सो बी एंड बी कैंसल्स आउट. दिस मीन्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज टैन थीटा. कॉस को यहां, रूट 3 को यहां, 1 डिवाइडेड बाई रूट 3, 1 डिवाइडेड बाई रूट 3. तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट 3. कब होता है tan ऑफ थीटा 1 डिवाइडेड बाई रूट 3? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा 30 डिग्री पे. सो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज. थीटा इज इक्वल 30 डिग्रीज. ऑप्शन 1, ऑप्शन 1. थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज. हाँ, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ. An iron rod has a susceptibility Chi-m 599 is subjected to a magnetizing field 1200 ampere per meter. The permeability of the material of the rod is Chi-m दिया हुआ है. Now mu r आपको पता होना चाहिए is 1 plus Chi-m, 1 plus Chi-m. So 1 plus 599 is 600. So relative permeability जो है वो 600 है. हमें बताया गया है permeability of the material, that means absolute permeability हमें बताया गया है. आपको पता होना चाहिए relative permeability जो है that is permeability of the medium divided by permeability of the vacuum. Mu by mu 0. Mu हमें निकालना है. So this implies mu is equal to mu r mu 0. So this implies mu is equal to mu r जो है 600 के बराबर into mu 0 जो है वो तो स्टैंडर्ड कांस्टेंट हमें पहले ही पता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7. पाई ऐसे ही रखना है. ऑप्शंस में आप देख सकते हैं सिर्फ इस वाले ऑप्शन में पाई नहीं है. सो इधर दैट इज अ मिस्टेक या फिर नहीं होगा. 6 इंटू 4 इज 24 पाई इंटू 10 टू द पावर, ये 2 हैं तो -5 बन जाएगा. -7 + 2 -5 बन जाएगा. 24 हमारे ऑप्शन जो है वो 2.4 हैं. सो 2.4 पाई इंटू 10 टू द पावर -4. पॉइंट यहां ला दिया तो -4 वहां पर बन जाएगा. सो 2.4 पाई इंटू 10 टू द पावर -4, 2.4 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला मीटर पर एम्पियर. ओके, सो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी हमें. सो ऐसा होता है क्वेश्चंस में. इफ द डिप सर्कल इज सेट एट 45 डिग्रीज टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, then the apparent dip delta prime is 30 degrees. What is the true dip delta? ट्रू डिप हमें डेल्टा बताना है. ना इसके लिए आपको इक्वेशन आपके पास है. tan ऑफ डेल्टा कहां गया? ओके, लेट्स राइट इट हियर. tan ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू tan ऑफ डेल्टा प्राइम इंटू कॉस ऑफ थीटा. थीटा वही मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ क्या एंगल बन रहा है? थीटा प्राइम अपरेंट डिप, और थीटा इज द ट्रू डिप, रियल डिप. तो हमें ट्रू डिप जो है वो बताना है कि किसके बराबर है. सो दिस इज इक्वल tan ऑफ डेल्टा प्राइम जो है वो 30 के बराबर है, 30 डिग्रीज. कॉस ऑफ थीटा जो है वो 45 के बराबर है, 45 डिग्रीज. सो tan ऑफ 30 जो है दैट इज 1/√2, 1/√3
into cos of 45 is 1 by root 2. So this is 1 divided by root 6. 1 divided by root 6. So this implies delta is equal to tan inverse of 1 divided by root 6. Delta is equal to tan inverse of 1 divided by root 6. Tan inverse of 1 divided by root 6. Option 1. So ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए. It's not that famous an equation. So काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये इक्वेशन शायद नहीं पता होगी. So you should memorize this. And replace the horizontal and vertical intensities of Earth's magnetic field, that is simply horizontal component and vertical component, is 0.3 Gauss and 0.173 Gauss. Respectively, the angle of dip at that place is. So again, हमें पता है horizontal component is equal to B cos delta अगर यूज कर लेंगे for the dip, और vertical component जो है that is B sin delta. Horizontal component हमें दिया गया है 0.3 है, so this is 0.3. Vertical दिया गया है that is 0.173. हमें बताना है कि angle of dip delta हमें बताना है. डिवाइड कर लें. B and B will cancel out. Sin delta by cos delta is tan of delta is equal to BV divided by BH. Now this is equal to BV is 0. वो दूसरा वाला है 0.173 divided by 0.3. रेशियो है तो यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है. अब यहां पर यू हैव टू बी अ लिटिल विटी. आपको 173 देख के आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए. You can write it like this: 1.73 divided by 3. It's like multiplying by 10 in numerator as well as denominator. 1.73 is roughly root 3 divided by 3. Root 3 divided by 3 is 1 by root 3. So this implies tan of delta is equal to 1 by root 3. So that means delta is equal to 30 degrees. 30 डिग्री पे tan of theta जो होता है 1 by root 3 के बराबर होता है. So option 1. चलिए let's move on. Point out the best representation of relation between magnetic susceptibility chi and temperature T for a paramagnetic substance. Paramagnetic substance के लिए Curie's law, magnetic susceptibility is inversely proportional to temperature. Inversely proportional to temperature, उसके लिए सिर्फ ये ग्राफ फिट हो रहा है, inversely proportional to temperature. Okay. If the angle of dip at two places is 30 degrees and 45 degrees respectively, then the ratio of horizontal components of magnetic field at the two places is. So एक एंगल पहला 30 डिग्री है, दूसरा 45 डिग्री है. हमें बताना रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स इज. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट ए प्लेस हमें पता है इज बी कॉस डेल्टा, वे डेल्टा इज द डिप. सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस ऑफ डेल्टा. दैट मीन्स 30 वाला हमें पहले रखना होगा रेशियो में. सो BH1 में 30 वाले को बोल रहा हूं, डिवाइडेड बाई BH2 में 45 वाले को बोल रहा हूं, इज इक्वल टू कॉस ऑफ 30. डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है तो रेशियो सेम, ऑर्डर जो है वो सेम रहेगा. 1/2 तो यहां से भी 1/2 cos 30 by cos 45. Cos 30 is root 3/2. Cos 40 is 1 by root 2. So this is root 3/2 into root 2/1. तो बन जाएगा root 3 divided by root 2. root 2/2 वो बन जाएगा डिवीजन में root 2. So we have it here. So root 3 is to root 2. Root 3 is to root 2. So this is the one. Okay. Chale, this will do for today. I wish you all the best for your upcoming exam and of course for the grand finale. All the best. Assalamu alaikum.